चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमारी जो इक्विलिब्रियम की कहानी है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज खूब सारे सवाल करते हैं अपने इक्विलिब्रियम को लेकर। उसी दौरान हम ऑफकोर्स बड़ा बहुत सारी बातें सीखेंगे भी और वो हमारे आगे जाके बहुत टाइम काम भी आएंगे। तो मैं एक बार फिर से हेडिंग लिख देता हूं, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम। मैं इसकी बेसिक थ्योरी आपको बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो है तो जीरो रहेगी, इट मींस एक्सेलरेशन आपका जीरो है, इट मींस दैट उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स आपका जीरो है। एक एग्जांपल से ही अगेन मैं इस कहानी को फिर से बताता हूं। मान लीजिए बच्चों कि कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास ये कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर इस तरह से कुछ ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक सी। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक सी। इसका मास मेरे बच्चे लेट्स से 10 kg, इसका मास लेट्स से मेरे बाल को 3 kg और इसका मास 2 kg। ठीक। और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है एंड दैट वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है। जैसे मैंने कहा कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। आपको ये बताना है कि ब्लॉक ए के और लिफ्ट के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है, ए और बी के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है, बी और सी के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है। तो आपको 3 नॉर्मल फोर्स बताने हैं। फाइंड, बड़ा सवाल लिख लो, फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। अगेन बेटा मेरा एम आंसर लाना नहीं, मेरा एम आपको सिर्फ सिचुएशन समझाना है और सिचुएशन के थ्रू किस किस तरीके से तुम बातों को सोच सकते हो वो सब बातें डिस्कस करनी हो। आंसर्स लाना बहुत आसान है, आंसर्स लाना मेरा एम नहीं है। मेरा एम आपको सिर्फ और सिर्फ बातें बताना है, बातें सिखाना है और समझाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस 2 kg वाले ब्लॉक से। इस 2 kg वाले ब्लॉक की अगर बात करूं, दिस इज ब्लॉक सी। इसको सबसे पहले ऑफकोर्स बड़ा अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। कितने फोर्स से? mg से। g के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो ऑफकोर्स बड़ा हम तो g को 10 ले लेते हैं। तो अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg इज योर 20 न्यूटन। इस 20 न्यूटन के कारण इसका ये आना जाएगा नीचे, लेकिन जो बी वाला ब्लॉक है वो इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ। दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे को जिस फोर्स से पुश करती हैं सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। तो जो बी ब्लॉक होगा वो सी ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करेगा और जो पुश है उसको मैंने बोल दिया नॉर्मल। दिस इज नॉट द नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी, मैंने इसको एनबीसी लिख दिया। नाउ अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से अगर जा रही है तो ऑफकोर्स ये सी वाला ब्लॉक भी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वेलोसिटी मेरे लिए इतने काम की नहीं है, मेरे लिए काम का है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी है लेकिन वो कांस्टेंट है, इट मींस दैट एक्सेलरेशन तो जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। इसका मतलब हमारा सी वाला जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। ये ऐसा इक्विलिब्रियम में है जिसमें एक्चुअल में हमारा सी ब्लॉक मूव भी कर रहा है। इस तरह की इक्विलिब्रियम को अगर आप नाम निकालना चाहो तो मेरे प्यारे बच्चों इसको तुम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो। अगर ब्लॉक रेस्ट में हो तो उसे तुम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल करो और अगर मूव कर रहा हो तो उसे तुम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। हालांकि बोलने से सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि बी और सी के बीच लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारा 20 न्यूटन है। चलो बेटा एक नॉर्मल फोर्स तो आ गया। अब बी वाले ब्लॉक की एक्टिविटी बनाते हैं। बी वाले ब्लॉक की अगर मैं एक्टिविटी बनाऊं कौन से फोर्सेस हैं आराम आराम से बताना। सबसे पहले अर्थ उसको पुल कर रही है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से, दैट फोर्स इज mg। इसका मास है 3 तो दैट इज 3 into 10, g की बराबर में 10 ले। बी वाले ब्लॉक ने सी वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश किया था इस फोर्स से। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय एक्शन रिएक्शन देयर आई कैन से दैट कि उतने ही फोर्स से सी वाला जो ब्लॉक होगा वो बी को पुश करेगा नीचे की तरफ। तो बी वाला जो ब्लॉक है उस पर सी फोर्स रहेगा नीचे की तरफ and that is of course normal force between B and C which we already calculated, it is 20 Newton. इन दोनों फोर्सेस के कारण बी वाला ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे
तो जो नीचे वाला ब्लॉक ए है वो इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, ए वाला जो ब्लॉक इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, नॉर्मल डायरेक्शन में, इसलिए उस फोर्स का हम नाम निकाल देंगे नॉर्मल फोर्स, और वो नॉर्मल फोर्स बी पर लगाया है ए ने। दिस इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड ए। We know that this block is moving, but its velocity is constant, so of course its acceleration is zero, and if acceleration is zero, we can easily say कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, and the equation turns out to be normal force between B and A is equals to, बोलो बेटा क्या करूं, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, नीचे 20 है और 30 है, that is 20 plus 30, it gives me 50 Newton। फेयर इनफ, बहुत आसान, मजा आ गया। आगे चलते हैं। मुझे वो वाला फोर्स भी, नॉर्मल फोर्स भी निकालना है जो ए के और इस लिफ्ट के बीच में लगा है। अभी निकालते हैं, उसके लिए ए की एफबीडी बनाऊं, मैं बना रहा हूं एफबीडी मेरे बच्चों ए की। ए पर कौन से फोर्सेस हैं जरा दिखाइएगा। ए पर, ओ सॉरी, ए पर कौन से फोर्सेस हैं दिखाइएगा, अभी दिखाते हैं। ए वाला जो ब्लॉक है उसको ऑफ कोर्स बड़ा अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, 10 केजी का ब्लॉक है, कितने फोर्स से खींच रही है, mg, बड़ा मास कितना है 10 इंटू जी, जी की वैल्यू 10, 100 न्यूटन। ठीक है बच्चे, ए का कॉन्टेक्ट दो जनों से, किस किस से, बी से भी है और लेफ्ट से भी है, तो उस पर नॉर्मल फोर्स भी दो लगेंगे। बी वाले ब्लॉक पर भी दो नॉर्मल फोर्स लगे थे क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट सी से भी था और ए से भी था, लेकिन सी वाले ब्लॉक पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल फोर्स लगा था क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ बी से था, तो एक ही नॉर्मल फोर्स लगा था। ए वाले ब्लॉक पर दो नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, जो बी वाला ब्लॉक है वो भी लगाएगा। तो सर क्या बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक को पुल करेगा क्या? अरे नहीं, नॉर्मल फोर्स हमेशा पुश करता है, पुल तो कभी करता ही नहीं है। हमने इस बात को शुरुआत से याद कर रखा है। सर कैसे पुश करेगा? बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि ए वाले ब्लॉक ने बी वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दिया था इस फोर्स से, तो बाय एक्शन रिएक्शन पे, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक को पुश करेगा नीचे की तरफ, एंड दैट इज ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड ए, जिसकी वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं 50 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस के कारण ए वाला ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, तो नीचे वाली जो सरफेस है इसको पुश करेगी ऊपर की तरफ, और लिफ्ट जो होगी ए वाले ब्लॉक पर बड़ा कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स आएगी। दिस इज नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू लिफ्ट। बट वी नो दैट इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अब भी बेटा आपका जीरो है, और ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। नीचे लग रहा है 50 और 100, ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड लिफ्ट। हमारे पास आ गया ए और लिफ्ट के बीच में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई है 150 न्यूटन। आई होप बेटा समझ गए इस बात को। ये वाला नॉर्मल फोर्स भी हम निकाल चुके हैं, ये वाला नॉर्मल फोर्स भी हम निकाल चुके हैं, ये वाला नॉर्मल फोर्स भी हम बड़े आराम से निकाल चुके हैं। ये वाला नॉर्मल फोर्स और ये वाला नॉर्मल फोर्स मैं आपको एक स्टाइल से और निकाल के दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। अगले पेज पे करते हैं, ठीक है? इसी बहाने हम कुछ बातें सीखेंगे, ठीक? जैसे अब मैं ना एक बार के लिए सिस्टम मान रहा हूं, एक बार के लिए बी और सी। बेटा बी और सी कौन कौन है याद ना? बी और सी मतलब है ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, इसे सिस्टम मान रहा हूं और इसकी एफबीडी बना रहा हूं, इसकी एफबीडी बना रहा हूं। देखना आराम से, बी और सी को मैंने सिस्टम बनाया और मैं उनकी ही एफबीडी बना रहा हूं। चलो ठीक है, ये रहा आपका सी वाला ब्लॉक, ये रहा आपका बी वाला ब्लॉक। सी वाले ब्लॉक का बड़ा मास कितना था 2 kg, इसका मास था 3 kg। कौन से फोर्सेस हैं आराम आराम से देखो। सबसे पहले नीचे की तरफ mg, ये अब दोनों ब्लॉक को अलग अलग मत लो, एक ही मान लो। दोनों ब्लॉक को मिलाकर एक ब्लॉक मान लो, तभी तो मैंने कह दिया कि अब सिस्टम ना बी है ना सी है बल्कि बी प्लस सी है। बी प्लस सी का कुल मिलाकर मास हो गया 5, तो दोनों को मिलाकर अर्थ पुल कर रही है बेटा 5 into g, that is 50 न्यूटन। और कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ जरा, और कौन से फोर्स लग रहे हैं? ऑफ कोर्स बी ने सी को पुश किया है ऊपर की तरफ, सी ने बी को पुश किया है नीचे की तरफ। दिस इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी, दिस इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी। ये वाला फोर्स तो था ही बेटा। और कोई फोर्स भी है क्या? हाँ है। कौन सा वाला फोर्स है?
ये दोनों ब्लॉक mg के कारण आना चाहेंगे नीचे, तो ए वाला जो ब्लॉक है इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, जो बड़ा पुश करेगा ऊपर की तरफ। ए वाले ब्लॉक ने बी को ऊपर की तरफ जो पुश किया था, मैं उसको कह सकता हूं कि दिस इज नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये बड़ा किसने फोर्स लगाया है? ये दोनों आना चाहते हैं नीचे, तो ए वाला ब्लॉक इनको पुश करेगा ऊपर की तरफ। ये ए वाले ब्लॉक ने बी पर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, और हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर कहीं नहीं जा रहे, मतलब एक्सेलरेशन जीरो जा तो रहे लेकिन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। अब देखना ना ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स कौन से हैं। आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4 फोर्स है, जिसमें से 2 फोर्स ऊपर हैं, ये वाला और ये वाला, और 2 फोर्स नीचे हैं, ये वाले और ये वाले। ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स करता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ये वाले फोर्स लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो फोर्स हैं, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप जब भी इस तरह का सिस्टम लो, तो सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स ने आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाए हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, इसलिए ये हमेशा एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल। तो आप एक अच्छा पॉइंट याद कर सकते हो यहां से कि ये वाला जो फोर्स है ये आपका इंटरनल फोर्स होगा। क्या होगा बेटा? ये आपका इंटरनल फोर्स होगा, और इस इंटरनल फोर्स को आप हमेशा ही नेग्लेक्ट कर सकते हो। लिख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नेग्लेक्ट करोगे तो बड़े आराम से हमारा काम बन जाएगा। और इन दोनों को नेग्लेक्ट किया तो अब सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फोर्स है। इन दोनों ब्लॉक का नीचे की तरफ mg, और ए वाले ब्लॉक ने इन पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है nba। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन 0 है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि nba इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। एक लाइन में हमने आंसर बोल दिया। बढ़िया। अच्छा चलो, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि अब मैं सिस्टम जो है वो ना तो ए को ले रहा हूं, ना बी को ले रहा हूं, ना सी को ले रहा हूं, बल्कि ए प्लस बी प्लस सी को ले रहा हूं। जैसे मैं सिस्टम ए प्लस बी प्लस सी को लूंगा, कहानी थोड़ी सी और बढ़िया हो जाएगी। अब क्या होगा देखना बेटा, ये रहा आपका सी वाला ब्लॉक, ये वाला आपका बी वाला ब्लॉक, ये आपका ए वाला ब्लॉक। इसका मास 2 kg, इसका मास 3 kg, इसका मास 10 kg। कुल मिलाकर इन तीनों का नीचे की तरफ mg आएगा। बड़ा 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 इंटू जी बड़ा 10 ले रहा हूं, 250 न्यूटन। और कौन से फोर्सेस हैं? बड़ा फोर्सेस तो है। बी ने सी पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया है, वही नॉर्मल सी ने बी पर नीचे की तरफ लगाया है। बी ने ए पर नॉर्मल लगाया नीचे की तरफ, ए ने बी पर नॉर्मल लगाया ऊपर की तरफ। इसके अलावा ये जो ए बी सी तीनों मिलकर इस mg कारण जैसे ही नीचे आना चाहेंगे, तो लेफ्ट जो होगी वो इनको ऊपर की तरफ पुश करेगी। दिस इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड लेफ्ट। अब मैं जानता हूं कि तीनों का कुल मिलाकर एक्सेलरेशन तो 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। और जैसे आपने ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स किया, तो आप कहोगे कि सर मुझे ये वाले फोर्सेस दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो सारे के सारे पेयर बनाकर क्या हो गए हैं? कैंसिल आउट। वी कैन नेग्लेक्ट देम। जितने भी आपके इंटरनल फोर्सेस हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या है? इन तीनों को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg से, और जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ पुश कर रही है nal से। और जो बाकी आपस में a ने b पर, b ने c पर, a ने c पर, a ने b पर ये जो लगे, ये सारे के सारे फोर्स आप बड़े आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हो। और आप कह सकते हो कि सर ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और हम कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड लिफ्ट शुड बी इक्वल टू 150 न्यूटन। हम बड़े आराम से आंसर ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। आई रियली होप कि बेटा आपको सारी की सारी बात इसमें समझ में आ गई होगी। अच्छा पॉइंट था। आगे चले। आप आराम से खुद लिखना बेटा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको ना हर लेक्चर की पीडीएफ मिलती हो तो आप सिर्फ उसी पीडीएफ से पढ़ें। खुद लिखें। अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, एडवांस में अच्छी रैंक चाहते हो, तो सारी चीजें खुद लिखें। बल्कि मैं बताऊं, वीडियो को पॉज करें और बार बार उनको खुद देखें कि यार मैंने कोई गलती नहीं की, क्या सर जिस तरह से कर रहे, क्या मैं भी एग्जैक्टली वैसे कर रहा हूं। तो खुद पेन चलाओगे तब जाके बातें बनेगी, और पीडीएफ से बात नहीं बनेगी, ठीक है? मैं एक सवाल की थ्रू, बड़ा सवाल नहीं, मैं पहले एक छोटा सा एक नोट लिखा देता हूं, क्योंकि ये वाला नोट है ना, ये मेरे बहुत काम आने वाला है।
ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और इस बात को अगर मैंने याद रख लिया तो मैं आगे जाके बहुत सारी मक्कारी कर सकता हूँ, कई जगह मैं डायरेक्ट इस बात को यूज कर सकता हूँ, मेरी लाइफ थोड़ी सी चिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चिल जाएगी। सुंदर। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये बड़ा कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है बड़ा वो थीटा है, और यहां पर कोई m मास का ब्लॉक है, यहां पर कोई m मास का ब्लॉक मैंने इस इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया। m मास कोई बड़ा रफ सरफेस नहीं है, सब स्मूथ है। बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे, मेरे लिए सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं देख लेता हूं। इस m मास के ब्लॉक को सबसे पहले ऑफ कोर्स अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ, अर्थ तो नीचे ही पुल करेगी, और अर्थ जिस फोर्स से पुल करेगी बड़ा दैट फोर्स इज mg। फिर इसके अलावा ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको पुश करेगा। भाई ब्लॉक के और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कांटेक्ट है, और इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन को पुश करेगा और इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक को पुश करेगा, और जो इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक एक दूसरे को अपनी कॉमन सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, दैट फोर्स इज नोन एज अवर, क्या नाम था उसका? नॉर्मल फोर्स। बड़ा भाई नॉर्मल फोर्स है। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी न किसी फोर्स से पुश करेंगे, दैट फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स। वो अलग बात है कि ब्लॉक ने भी इंक्लाइन प्लेन को ऐसे ही नॉर्मल फोर्स से पुश किया होगा। अच्छी बात। सर यहां से बताना क्या चाहते हो खास बात? सर तो बहुत ही ऑब्वियस बात थी, बड़ा मैं यहां से बताना चाह रहा हूं कि देख, मैंने एक ऐसी वर्टिकल लाइन खींची और मैंने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, आराम से ये वाला एंगल थीटा, तो बाय ज्योमेट्री दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये सरफेस है, ये सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। सरफेस और सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच में टोटल एंगल 90 होना चाहिए। यहां से यहां तक का टोटल एंगल 90 होना चाहिए, और अगर ये एंगल 90 होना चाहिए तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल पास थीटा है। एंड दिस इज द पॉइंट व्हिच आई एम स्ट्रेसिंग वेरी मच। अगर इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर जो ब्लॉक पड़ा होगा उस पर जो नॉर्मल लगेगा उसका वर्टिकल से भी एंगल थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल 30 तो ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 45 तो ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 60 तो ये वाला एंगल भी 60। इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो, और इंक्लाइंड प्लेन ने अपने ऊपर रखे हुए ब्लॉक पर जो नॉर्मल फोर्स लगाया उसका वर्टिकल से जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। सर तो बहुत ही ऑब्वियस बात थी, ये वाली ज्योमेट्री तो हम भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने मना थोड़ी किया कि आप नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन ये वाली बात अगर मैंने एक बार याद रख ली तो बार बार मुझे सोचना थोड़ी पड़ेगा, दिमाग में बैठ गई कि ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, ये 15 तो ये 15, तो मेरा काम बच गया ना, मेरा तो समय बच गया। एंड यू नो दैट टाइम इज मनी, सब कुछ बड़ा टाइम पर डिपेंड करता है। तो अच्छा पॉइंट है, याद कर सकते हो, ये वाला पॉइंट हमारे बेटा बार बार काम आएगा। अगर आपका इंक्लाइन प्लेन है, have angle with ground या horizontal equal to theta, then angle between normal force and vertical is also equal to theta। इस इंक्लाइन प्लेन में जो भी नॉर्मल लगा होगा उसको वर्टिकल से एंगल थीटा, और ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी तो थीटा। इस ब्लॉक ने इंक्लाइन प्लेन में जो नॉर्मल लगा होगा उसका वर्टिकल से एंगल भी कितना आएगा? थीटा आएगा। अच्छा पॉइंट है, बार बार काम आएगा, ये मान के चल लो बेटा, हमें बहुत, हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत बहुत यूजफुल है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल करें।
अब मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आपको सवाल करने चाहिए, अब आपको करने चाहिए। तो चलो मेरे बच्चे सवाल करेंगे। ये बेटा आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल, ये बेटा उसकी परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन होगी, ये बेटा आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ये थीटा है, ये बेटा कितना है थीटा। और एक बड़ा बॉल है ऐसे फंसी हुई है, ऐसे फंसेगी, क्या बढ़िया फंसेगी। ये बॉल है बेटा एम मास की, ये एम मास की एक बॉल है, बड़ा बॉल बोल दो स्फीयर, और बस ये फंसी हुई है। ये बड़ा हॉरिजॉन्टल है, ये ऑफ कोर्स आपकी वर्टिकल बॉल है, और ये फंसी हुई है कहीं नहीं जा रही। अब बड़ा फंसी हुई तो ऑफ कोर्स इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होंगे। इस पर कितने फोर्स लगे होंगे, मुझे लगता है कि इस बॉल पर 3 फोर्स लगाए हैं। mg तो है ही है और 2 जनों से कांटेक्ट है, इंक्लाइन प्लेन से भी कांटेक्ट है और वर्टिकल बॉल से भी कांटेक्ट है, तो 2 तो नॉर्मल आएंगे, ठीक है mg आएगा। इसका मास पता है तो mg तो पता है, बाकी दोनों नॉर्मल फोर्स निकाल दो, बाकी दोनों नॉर्मल फोर्स निकाल दो। ये ब्लॉक सॉरी ये बड़ा ये बॉल या स्फीयर इस तरह से आराम से बैठा है, चिल बैठा है, तो ऑफ कोर्स ये आपकी इक्विलिब्रियम पर तो है ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि दीवार ने कितने फोर्स से पुश किया और इंक्लाइन फोर्स ने कितने फोर्स से पुश किया, और जो पुश है इसी को तो हम मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और अगेन हमारा एम बिल्कुल भी आंसर निकालना नहीं है, हमारा एम पूरी बात को सोचना समझना और अपने दिमाग को आईक्यू को एप्टीट्यूड को डेवलप करना है। आंसर तो बहुत आसान है, आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट बड़ा सारा का सारा इस पूरी सिचुएशन का पोस्टमार्टम करना, कि हम इस सिचुएशन की हर तरीके से बात सोच लें, हर तरीके से बिल्कुल एकदम हर बात बड़े तरीके से सोच लें, ये एम है, बाकी तो सब होता रहता है, ठीक है। हमारे दिमाग को हमें इतना नहीं कम करना या फिर इतना संकीर्ण नहीं बनाना कि हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ आंसर से सोचें। हम हमेशा ये सोचें कि उस आंसर को लाने के लिए हम कितनी बातें सोच सकते हैं, किस किस तरीके से सोच सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वही हमारा आईक्यू अच्छा करता है, एप्टीट्यूड अच्छा करता है, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी करता है, वो सारा गेम तुम जानते हो उसी का है। तो सवाल लिख लेना और क्या, फाइंड normal forces on the ball applied by wall and inclined plane। वॉल में और इंक्लाइन प्लेन जो नॉर्मल फोर्स लगाए वो बताओ, बिल्कुल बताएं आराम से। सबसे पहले कौन से फोर्स, सबसे पहले ऑब्वियस बात है बड़ा, इसका सेंटर यहां की मान लो। सबसे पहले इसको अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। कितने फोर्स से पुल कर रही है, mg से कर रही है, वर्टिकली डाउन, ठीक है ना। जब ये नीचे आना चाहेगा तो इंक्लाइन प्लेन ये पुश करेगा इसको। कैसे पुश करेगा, ऑफ कोर्स ऐसे पुश। अच्छा बेटा इतनी बड़ी बॉल थी, आपने mg कहां से लगता हुआ दिखाया, सेंटर से। जब कोई बड़ी ऑब्जेक्ट हो तो mg आपने सेंटर से लगता हुआ दिखाया। ये जो इंक्लाइंड वॉल है ये इसको पुश करेगी। इंक्लाइंड वॉल जिस फोर्स से पुश करेगी बड़ा, मैंने उस फोर्स को इस फोर्स मैंने बोल दिया एन। ऑफ कोर्स बेटा दिस एंगल विल बी 90। फेयर ना, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, सिंपल सी बात है। ऐसे कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब स्फेरिकल या सर्कल क्रॉस सेक्शन की ऑब्जेक्ट्स होंगी उन पर जो नॉर्मल फोर्स होगा हमेशा कहां से गुजरेगा, उसके सेंटर से गुजरेगा। तीसरा फोर्स, ये जो वर्टिकल वॉल है वो वर्टिकल लेगी, पुश करेगी ना, ये वर्टिकल वॉल भी बड़ा इसको पुश करेगी। वॉल वर्टिकल है तो ऑफ कोर्स इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल। क्यों, वो तो आप समझते हो, ये वर्टिकल है,
नॉर्मल फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर लगता है, तो ऑब्वियस बात है बेटा ये। मैं मेरे बच्चों को ये वाली बात सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं और याद करा चुका हूं। कौन सी वाली बात, कौन सी वाली बात, कौन सी वाली बात? ये वाली बात कि इंक्लाइंड प्लेन का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो उस इंक्लाइंड प्लेन ने जो नॉर्मल लगाया है उसका वर्टिकल से एंगल कितना है, थीटा। अगर ये बात याद नहीं है तो ज्योमेट्री से निकालेगा। अब बन गया हमारा सारा काम। हम जानते हैं कि ये सारे के सारी ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम पे, कहीं नहीं जा रही। अगर कहीं नहीं जा रहा तो सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कहीं नहीं जा रहा तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स किस तरफ जीरो? हर तरफ जीरो। जब कहीं नहीं जा रहा तो हर तरफ नेट फोर्स जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। इक्विलिब्रियम है इसका मतलब हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे कोई और डायरेक्शन हो, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। तो मेरा मन कर रहा है इक्वेशन लिखने का हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। उससे पहले मैं इसको थोड़ा अलग से दिखा दूं बॉल को। ये रही बड़ा की बॉल। सर बॉल को मैं पॉइंट से दिखा सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। दीवार ने जो नॉर्मल लगाया है वो है ऐसे n2, और इंक्लाइन प्लेन ने जो नॉर्मल लगाया है वो है n1, और इस n1 का वर्टिकल से एंगल कितना है? थीटा। और हम जानते हैं कि ये जो बॉल है ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है तो सबसे पहले दिमाग में आता है ऊपर का फोर्स, सॉरी इक्विलिब्रियम में है तो इसको सबसे पहले दिमाग में आता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो किस तरफ होना चाहिए? हर तरफ जीरो होना चाहिए। अगर हर तरफ जीरो है तो वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सर वर्टिकल में कौन से फोर्स लगे? बेटा वर्टिकल में ना mg तो लग ही रहा है और साथ में n1 का एक कंपोनेंट लग रहा है। बेटा n1 के दो कंपोनेंट आएंगे, थीटा की तरफ वाला तो cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। तो n1 के दो कंपोनेंट आएंगे। बेटा कंपोनेंट नोट करना सिखा चुका हूं। ये आएगा n1 का cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर में हॉरिजॉन्टल में आएगा n1 का sin थीटा। n2 बड़ा पहले से है, और हम जानते हैं कि हमारी बॉल अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और जैसे बेटा मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में कहा कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, मेरे पास n1 cos थीटा की वैल्यू आ गई है mg, और इसको सॉल्व करते ही n1 की वैल्यू आ गई है mg sec थीटा। आंसर आ गया। इंक्लाइन प्लेन ने जो नॉर्मल लगाया उसकी वैल्यू आ गई mg sec थीटा। बढ़िया आंसर। सर मैं n2 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो है, तो लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, दोनों फोर्स बराबर हैं और अपोजिट है, तभी तो आपका नेट फोर्स जीरो है। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि n2 शुड बी इक्वल टू n1 का साइन थीटा, दैट इज mg sec theta into sin theta. It is of course mg का। हमारे बेटा दोनों आंसर आ चुके हैं। डन, वी आर डन, वी आर डन। वी आर डन, ठीक है। लेकिन मेरा एम तो बड़ा आंसर निकालना था ही। मेरा एम था तुम्हें सिचुएशन समझाना। तो मैं ना तुमसे एक तरीके से और काम करना चाहता हूं। इसमें सवाल का पॉइंट मान सकते हो। मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखो इस ब्लॉक पर अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन सारे फोर्सेस लिखो। देखो क्या इक्वेशन आती है। ऐसे मेरा मन किया कि अलोंग द सरफेस इक्वेशन लिखो, देखो क्या आता है। तो चलो अगले पेज पे मैं एक छोटा सवाल बनाता हूं इसी सिचुएशन का। apply equation of equilibrium along inclined plane। आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं। सुनना बेटा, मैं करता हूं। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल, ये बेटा आपकी इंक्लाइंड प्लेन, और बेटा आपकी बॉल।
ये बड़ा, ठीक है। कौन से फोर्सेस हम देख चुके हैं फोर्सेस को, तो सबसे पहले बड़ा नीचे की तरफ तो mg, इंक्लाइंड प्लेन ने पुश किया ऐसे, वो हमारा था n1, और दीवार ने धक्का दिया, दैट वाज n। हमने सॉल्व किया, सारे आंसर आ चुके, कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अब मैंने सवाल का चेंज कर दिया, मैंने कहा कि चलो मजे के लिए मैंने कहा कि चलो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल मुझे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा के, मैंने बताया एक इंक्लाइंड प्लेन के ऐसे पैरेलल एक लाइन, मुझे इसके अलोंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा के बड़ा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा, ये लाइन और ये लाइन बड़ा पैरेलल है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा, मुझे इसके अलावा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा के, मजा आ जाएगा। अच्छा, ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है और n1 जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला एंगल तो क्या करना है। अब बढ़ाई की मेरी ज्योमेट्री आपको आती है, ये वाला एंगल थीटा, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी तो आपका थीटा। सुनो कितना बढ़िया मामला सेट होने वाला है। मैं ये रही बड़ा बॉल, मैं अब कंपोनेंट्स लेने वाला हूं, ये वाली लाइन तो है अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, मैं नाम भी लिख देता हूं इसका, दिस इज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, और ये मैंने एक लाइन, ये मैंने एक लाइन खींच दी है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। हम जानते हैं कि n2 है ऐसे, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ तो आएगा n2 का cos थीटा और इस तरफ आएगा n2 का sin थीटा, थीटा की तरफ वाला तो cos थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर sin थीटा, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस तरफ आएगा n2 का cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा n2 का sin थीटा। बढ़िया, मजा लिया। n1 के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, n1 तो सारा का सारा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ही, इसका तो कोई कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल का नहीं। mg को देख लेते हैं, बड़ा mg है ऐसे, ये वाला एंगल है थीटा, बड़ा mg है ऐसे और ये वाला एंगल है थीटा, तो इस तरफ आएगा mg का cos थीटा और इस तरफ आएगा mg का sin थीटा, इस तरफ आएगा mg का sin थीटा और इस तरफ आएगा mg का cos थीटा। ले बेटा, इस तरफ दो फोर्स आ गए, m2 एक कंपोनेंट आ गया और mg का एक कंपोनेंट आ गया। सर करना क्या चाहते हो बेटा, मैं पहले बोलता हूं हमारा आंसर बड़े आराम से आ चुका है, बड़े इत्मीनान से आ चुका है, हम फोड़ चुके हैं, लेकिन मेरा एम तो बेटा तुम्हें पूरी सिचुएशन समझाना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो है, फोर्स तो जीरो हर डायरेक्शन में है। तो मेरा मन किया कि क्यों ना मैं नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लिखूं और उन फोर्स को जीरो करूं, हो सकता है कि मेरा आंसर आए, और अगर वो आंसर आ गया तो मैं समझ जाऊंगा इस बात को कि इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर दो, अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका नेट फोर्स जीरो हर डायरेक्शन में है, तो हम बड़े आराम से काम निपटा सकते हैं। इक्वेशन किसी डायरेक्शन को आंसर आएगा। अब मैंने कहा कि मुझे पता है कि बॉल कहीं नहीं जा रही, और अगर बॉल कहीं नहीं जा रही तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, इट मींस दैट जितना फोर्स डाउन द इंक्लाइन उतना ही फोर्स अप द इंक्लाइन, जितना फोर्स डाउन द इंक्लाइन उतना ही फोर्स अप द इंक्लाइन। और मैं बड़े आराम से कहूंगा कि n2 का cos थीटा इज इक्वल्स टू mg का sin थीटा, और n2 की वैल्यू बड़े आराम से आ गई है mg tan थीटा। क्या हम पहले भी ये आंसर निकाल चुके हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, n2 की वैल्यू mg tan निकाल चुके हैं। नेट फोर्स अगर जीरो है तो इस लाइन के लोग नहीं, इस लाइन के लोग नेट फोर्स जीरो है, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। हम कह सकते हैं कि n1 शुड बी इक्वल टू दिस, दैट इज n2 का sin थीटा प्लस mg का cos थीटा। बड़ा मजा आएगा, सुनो n2 निकाल चुके हैं, mg tan थीटा, tan थीटा इज ऑफ कोर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक sin थीटा और आ गया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस mg का cos थीटा। मैंने इसको सॉल्व किया तो mg बड़ा बाहर आ गया
अपॉन कॉस थीटा भी नीचे लिया, यहां मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 एंड इट कम्स आउट टू बी mg अपॉन कॉस थीटा या फिर mg sec थीटा। बेटा n1 की वैल्यू आ गई mg sec थीटा। क्या हमारा आंसर पहले ये था क्या? ऑफ कोर्स। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला तरीका तो बहुत आसान, नेट फोर्स जीरो, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स। मैंने जानबूझ के टफ तरीके से इसलिए किया कि बिकॉज यू नो दैट कि आई हैव नो कंसर्न्स अबाउट द आंसर्स, आई ओनली कंसर्न अबाउट कि तुम बातों को अलग अलग तरीके से सोच सको। तुम कहो कि सर नेट फोर्स जीरो है, मींस नेट फोर्स जीरो हर डायरेक्शन में जीरो है, तो सर मैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ढंग से करो तो आंसर आएगा। जो भी बच्चे थोड़े से इनको लगता हूं कि सर मैं तो सिंपल बातें समझना चाहता हूं, वो बच्चे बिल्कुल सवाल को ऐसे करें, लेकिन जिन बच्चों को सारी बातें डिटेल से जाननी हो, बहुत ही प्यार से सारी बातें जाननी हो, वो तो हर तरह से सोचें। और ऑफ कोर्स हर तरह से सोचोगे बेटा, तभी तो एडवांस का हर सवाल फोड़ पाओगे। एडवांस का हर सवाल फोड़ने के लिए तो तुम जानते हो बेटा, मैं सारा दिमाग खुला होना चाहिए। अगेन मैं इस सवाल को यहीं खत्म नहीं कर रहा, मैं इसमें बोला मेरे पास बेटा इसमें बातें और हैं, हम इस सवाल को और पोस्टमार्टम करते हैं, मजा आएगा। सुनना एक बार मैं वापस से एवरीबॉडी बना रहा हूं बेटा, नीचे की तरफ mg था, इधर की तरफ n2 था, और ऐसे आपका n1 था, और तीनों को मिलाकर नेट फोर्स जीरो था। तीनों को मिलाकर नेट फोर्स जीरो था। तो मैं एक बार के लिए बड़ा अगेन मैं थोड़े से हायर कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, वही हायर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया था। आपका आंसर आ चुका है बेटा, आप चाहो 10 मिनट आगे फिक्स कर लेना इस चीज को, आपका आंसर आ चुका है। मैं थोड़ा सिर्फ और सिर्फ आपको सारी बातें डिटेल में बताने के चक्कर में सारा काम कर रहा हूं। नेक्स्ट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ इसमें। सर काहे का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? बेटा देखना, तीन फोर्स है mg, n2 और n1, और मैं जानता हूं कि इन तीनों का सम जीरो है। इसका मतलब हमारा जो फोर्स mg वेक्टर है, हमारा जो फोर्स n2 वेक्टर है, और हमारा जो फोर्स n1 वेक्टर है, इन तीनों का सम जीरो आना चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि नेट फोर्स जीरो कैसे आता, तो मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करके दिखाता हूं, सब याद आपको आ जाएगा। सुनना, mg लग रहा है नीचे, ये पहला फोर्स, ये पहला फोर्स। इसमें मैंने जोड़ा n2, mg वर्टिकल है, n2 हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आ गया 90, mg ने जोड़ दिया n, ठीक है। इसमें मैंने जोड़ा n1, इसमें मैंने जोड़ा n1, तो मैंने n1 जोड़ने के लिए क्या किया कि n1 को उठाया, यू नो दैट वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस, और यू ले आया। देखा क्या किया, इस n2 को मैंने चलाते यहां ले आया। देखिए बेटा, n2 को चलाते यहां, वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस, घुमाना नहीं है। इसी तरह से n1 को उठाओ और यहां लगाओ। यहां लगाने का मतलब ऐसे, और जहां चलते वहीं पहुंच गए। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। बड़ा शुड बी इक्वल टू जीरो है, तभी तो पहले वाले वेक्टर के टेल और आखिरी वाले वेक्टर के हेड को मैंने कोइंसाइड कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? कोइंसाइड। तो मैंने क्या किया, मैं फिर से बोलता हूं स्टार्ट बोला, n2 को मैंने उठाया और यहां लगा दिया, और इस n1 को उठाया और यहां, मेरा तो काम बन गया। हल्की सी ज्योमेट्री और है बेटा, जब मैंने n1 को उठाकर यहां लगाया, तो अगर ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी तो थीटा। मैं बड़ा आराम से कह सकता हूं कि दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल थीटा, ये 90, तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। सुनना, और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस ट्राइंगल में साइन लो लगा दूं। बेटा क्या लगा दूं? साइन लो। भूल गए तुम लोग साइन लो? मेरे को याद है, साइन लो कहता है ये वाली लेंथ, ये है mg, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल इज 90 माइनस थीटा, शुड बी इक्वल टू ये वाली लेंथ n1 अपॉन साइन ऑफ इसके सामने वाला एंगल,
इसके सामने वाला एंगल था 90, शुड बी इक्वल टू ये वाली लेंथ अपॉन साइन ऑफ सामने वाला। लेगा हमारे पास तो बड़े आराम से काम बन गया है। एम जी साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 1 होता ही माइनस लग गया सिर्फ n1 अपॉन n2 का साइन थीटा। लो बेटा n1 की वैल्यू क्या आ गई, n1 की वैल्यू आ गई mg अपॉन कॉस थीटा, या बेटा सिंपली mg सेक थीटा, या फिर बेटा n2 की वैल्यू क्या आ गई, n2 की वैल्यू आ गई है सेंटर ऊपर ले आओ, मेरे पास आगे दैट इज mg sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज 10। ये अपने आप में सोचने का तरीका और आ गया। लेकिन ये वाला तरीका तभी काम करेगा जब आपके पास तीन फोर्स हो बस, और तीनों फोर्स का सम जीरो हो। सम जीरो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम हो, तभी तो बड़ा इस तरह से ट्रायंगल बन पाएगा, और ट्रायंगल बन पाएगा तभी तो तुम साइन लॉ लगा पाओगे। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कैसा करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम बता रहा हूं कि इस तरीके से सोच सकते हो, इस तरह सोच सकते हो। ये जो हमारा साइन लॉ है, इस साइन लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन है, इस साइन का एक लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन है, दैट इज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम सिर्फ तब लगेगा जब तीन फोर्सेस हो और उन तीनों फोर्सेस का सम अगर जीरो। मैंने कह दिया ना बेटा कि लामीज थ्योरम किसका अल्टरनेट है, किसका मॉडिफाइड वर्जन है, साइन लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है। और अगर साइन लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है तो इसका मतलब ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल बनने के लिए सिर्फ तीन फोर्स होने चाहिए और तीनों का सम जीरो होना चाहिए। क्या कहता है लामीज थ्योरम, बड़ा लामीज थ्योरम ऐसे कहता है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर तीन फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 और F3, और इन तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स जीरो आ रहा है, सम जीरो आ रहा है। F1 के सामने वाला एंगल अल्फा है, F2 के सामने वाला एंगल बीटा है, और F3 के सामने वाला एंगल गामा है। तो दिस लामीज थ्योरम सेज दैट कि बेटा वही हमारा साइन लॉ है, F1 अपॉन साइन अल्फा should be equal to F2 upon sin beta should be equal to F3 upon sin। तो बड़ा ये एक तरह से लामीज थ्योरम जो है ये हमारे बड़े आराम से कभी कभी हम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अच्छा आंसर ऐसे भी आ सकता है। जैसे हमारे वाले एक्चुअल सवाल लगा के देखो, तो सबसे पहले mg था, n2 ऐसे था, n1 ऐसे था, और ये वाला एंगल था थीटा। अब देखो ये एंगल थीटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, n1 के सामने वाला ये एंगल कितना है 90, mg के सामने वाला ये एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, n2 के सामने ये वाला एंगल कितना है टोटल 180, उसमें थीटा क्या 180 माइनस थीटा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि mg अपॉन साइन, mg के साथ वाला एंगल सामने वाला 90 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू क्या बेटा, n1 के साथ वाला एंगल सामने वाला n1 अपॉन 90 शुड बी इक्वल टू n2 अपॉन साइन ऑफ साथ वाला एंगल सामने वाला 180 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करो बेटा, आपका वापस से आंसर वही आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं, मेरे को इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ गया दैट इज mg साइन 90 प्लस थीटा इज बेटा क्या कॉस थीटा, n1 साइन 90 1 होता ही है, दैट शुड बी इक्वल टू n2 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, बेटा साइन 180 माइनस थीटा तो कॉस साइन थीटा। बेटा सॉल्व कर लो, आपके आंसर एग्जैक्टली वापस से वही आ गया। आई होप मैंने आपको बहुत सारी बातें बताकर कंफ्यूज नहीं किया होगा। मैं जानता हूं कि आपको सबसे ज्यादा पसंद सबसे पहला तरीका ही आया होगा, लेकिन अगेन जो अच्छा बच्चा होगा उसको सारी की सारी बातें जाननी होंगी, और वो ये बात समझ के होगा कि ये वाला रिजल्ट से वही रिजल्ट आ गया जो हमारा साइन लॉ से आया था। तो लामीज थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइन लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन है, थोड़ा और एक स्टेप बचाकर लिखा हुआ काम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमने काफ़ी सारा टाइम तो इस एक सवाल के अंदर ही बिता दिया, बट स्टिल आई होप हम बहुत सारी बातें सीखे होंगे। अगेन मैं पहले ही बोलता हूँ कि जितने भी मैं सवाल कराऊंगा मैं उन सभी सवालों के अंदर टाइम थोड़ा सा
ज़्यादा लगाऊंगा, ठीक है। अगेन बातें सीखने के लिए बहुत सारी हैं, इसलिए जिन बच्चों को थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट लगे, उनको लगेगी सर सिर्फ पहला वाला तरीका अच्छा था, दूसरे तरीके इतने अच्छे नहीं लगे, वो चाहो तो बड़ा एक बार आपने इस लेक्चर को वापस से रिविजिट भी कर सकते हो, फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, सवाल करें कोई यार, अच्छा सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है ना, टफ सवाल ही मान के चलो इसे भी, है ना। सवाल बेटा इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल और ये कोई दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन ये रहा और एक इंक्लाइंड प्लेन ये रहा। पहले वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है, दूसरे वाले इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा है, और इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बीच में फंसी हुई है एक बॉल। आपको बेटा अपनी शीट में भी ये सवाल दिख जाएगा, उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करना है, उसको बेटा इंडिपेंडेंटली करें। चिपका दिया। ये हमारे पास एक बॉल है जो दोनों के बीच में इस तरह से फंसी हुई है, ठीक है बच्चों। इस बॉल का मास मुझे m गिवन है और ये पता है कि ये बॉल यहाँ पर फंसी हुई है। इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि इसकी वेलोसिटी 0 है और वो ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि ये m मास की जो बॉल है ये रेस्ट पे, ठीक है बच्चों। सवाल है, सबसे पहला काम है ड्रॉ FBD ऑफ बॉल। सबसे पहले बेटा बॉल की FBD बनाओ, बन जाएगी। दूसरा काम, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल। बॉल पर नॉर्मल फोर्सेस निकालो। बेटा नॉर्मल फोर्स कौन कौन लगा रहे होंगे, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन और ये वाला इंक्लाइंड प्लेन, दोनों लगा रहे होंगे। बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, आराम से निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आप खुद ही निकाल लो, क्योंकि मैंने जिस तरह अभी तक थ्योरी बताई है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से है कि तुमसे सटासट सवाल हो जाएगी वाला, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस बात है कि अर्थ जो है वो इस बॉल को पुल करेगी, अर्थ जो है वो इस बॉल को पुल करेगी। m मास की बॉल है तो अर्थ पुल करेगी बेटा कितने से, mg से। जब पुल करेगी तो ये बॉल जो है ये इंक्लाइंड प्लेन को पुश करेगी, तो इंक्लाइंड प्लेन इसको पुश करेगा। इंक्लाइंड प्लेन जिस फोर्स से पुश करता है बेटा, दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स द नॉर्मल फोर्स। और आप बड़े आराम से कहोगे कि ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा इट विल लुक लाइक दिस। इस इंक्लाइंड प्लेन ने कोई ना कोई फोर्स लगाया है, इस फोर्स को मैं बोल सकता हूं एक बार के लिए N1। मैं अगर ऐसे एक वर्टिकल में एक लाइन खींच दूं बेटा, ये मैंने एक लाइन खींच रखी बेटा ऐसे वर्टिकल से, ऐसे इस वर्टिकल से आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इंक्लाइंड प्लेन का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है तो इसने जो नॉर्मल लगाया है उसका वर्टिकल से एंगल भी तो अल्फा ही आएगा। अच्छी बात है बेटा। जब ये बॉल नीचे आएगी तो ऑफ कोर्स इस इंक्लाइंड प्लेन को पुश करेगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर। इंक्लाइंड प्लेन भी इसको पुश करेगा और इंक्लाइंड प्लेन जिस फोर्स से पुश करेगा उस फोर्स को मैं नॉर्मल कहता हूं, और लेट्स बेटा ये नॉर्मल फोर्स आपके पास आ गया है। इस नॉर्मल फोर्स की मैंने एक बार के लिए वैल्यू बोल दी है N2। मेरे बच्चे कुछ खास दिमाग लगाए बिना ही बोल देंगे कि सर इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा, तो इस इंक्लाइंड प्लेन में जो नॉर्मल फोर्स लगाया है उसका वर्टिकल से एंगल बीटा। एंड वी नो दैट कि दिस बॉल इज फंसी हुई, इट मीन्स दैट इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो ऑफ कोर्स नेट फोर्स मस्ट बी 0, इट मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम का पता लगा, सबसे पहले दिमाग में आता है सर ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करता हूं और लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स करता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, इससे आपका आंसर यूं आ जाएगा, सटाक से आ जाएगा। चलो करके दिखाता हूं बेटा। मैं इस बॉल को अलग से दिखा देता हूं। बॉल को बेटा आप बड़े आराम से इस तरह से पॉइंट से दिखा सकते हो, कोई लोड नहीं है। दो लाइन और खींच दो बेटा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। ये मैंने लाइन खींच दी है वर्टिकल में और ऐसी मैंने एक लाइन खींच दी है हॉरिजॉन्टल में। कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। कितने फोर्स से पुल कर रही है मेरे प्यारे वाले बच्चों? mg से।
ठीक है। अगला फोर्स कौन सा है, N1, ऐसे वर्टिकल से एंगल कितना है, अल्फा। अगला फोर्स कौन सा है, N2, वर्टिकल से एंगल कितना है, बीटा। अभी करते हैं बेटा, अभी करते हैं। कंपोनेंट्स लो, हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स बराबर हुए होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर हुए होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल किए होंगे। और आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस, मैं फिर से दिखाऊं बच्चों, mg तो है ही है, N2 के दो कंपोनेंट आएंगे, जिस तरफ बीटा है उस तरफ तो कॉस बीटा, तो N2 का कॉस बीटा तो आ गया ऊपर की तरफ, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन बीटा। N1 के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कॉस अल्फा, N1 का कॉस अल्फा, तो ऊपर दो फोर्स लग गए, N2 का तो कॉस बीटा, N1 का कॉस अल्फा, ऊपर की तरफ तो ये आ गए। इस तरफ कॉस अल्फा तो इस तरफ साइन अल्फा। और हम जानते हैं कि ये जो बॉल है ये इक्विलिब्रियम पे है, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। कहानी बन गई है। और हम बड़े आराम से कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है, क्योंकि हमें पता है कि बॉल फंसी हुई है, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। मेरे पास इक्वेशन आ गई है, N1 का साइन अल्फा, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू N2 का साइन बीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर लग रहा है मेरे पास N2 का कॉस बीटा और N1 का कॉस अल्फा, शुड बी इक्वल टू mg। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। N1 और N2 कितने अननोन हैं, 2। कितने इक्वेशन हैं, 2। हो जाएंगे सॉल्व। आपको सॉल्व नहीं करना था, मैं करना सिखा देता हूं। हो सकता है बेटा इस तरह की इक्वेशन से आप पहले बहुत ज़्यादा सॉल्व ना कर सके हो, मैं करना सिखा देता हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। निकालता हूं N1 और N2, यहां से N2 को उठा के यहां रख दो। N2 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, N1 का साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा टाइम्स कॉस बीटा प्लस N1 का कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू mg। N2 उड़ा दिया, इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ N1 बचा है। अब कर लूंगा सॉल्व। देखना बेटा, N1 तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन अल्फा कॉस बीटा, नीचे बेटा मैंने साइन बीटा लिख दिए, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बेटा मैंने साइन बीटा नीचे लिख दिया तो मैंने ऊपर भी लगा दिया, शुड बी इक्वल टू mg। ले बेटा, N1 ठीक है, साइन बीटा ठीक है। यार ये देखा देखा लग रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अरे यार ये तो उसका फॉर्मूला है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, और दैट शुड बी इक्वल टू mg। यहां से मेरे पास N1 की वैल्यू आ गई है mg का साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। मचा दिया अपन ने, भले कितना टफ सवाल क्यों ना हो, हमने तो यूं कर दिया चुटकियों के अंदर। अपन फोड़ू भी तो है, ठीक। इस N1 को उठा के यहां रख दो, इस N1 को उठा के यहां रख दो तो N2 आ जाएगा। जैसे ही मैंने इस N1 को उठा के यहां रखा बेटा, साइन बेटा कैंसिल, और N2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है बेटा, तुम भी निकाल लेना mg। मैं एक स्टेप उड़ा रहा हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ mg साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तुम बेटा अपने फेयर नोट्स में ढंग से लिखना। इस N1 को उठा के मैंने यहां रख दिया बेटा, साइन बेटा कैंसिल, साइन अल्फा बच जाएगा, ये आपका N2 आ जाएगा। N1 भी आ गया है, N2 भी आ गया, और हमने खूब बढ़िया मचा दी है, बढ़िया आंसर आ गया। लेकिन तुम जानते हो कि सर यहां छोड़ने वाले नहीं है, यहां से तो कहानी स्टार्ट हुई है, आंसर आ चुका हमारा, है ना, ठीक है। और जिन बच्चों को आंसर में इंटरेस्ट हो वो बेटा ऑफ कोर्स लेक्चर को 10 मिनट आगे किसका सकते हैं, और जिनको आंसर में इंटरेस्ट ना हो
जिसको सर की बकलोलियों में इंटरेस्ट हो, जिसको इस बात में इंटरेस्ट हो कि यार सर और किस तरह से इस सवाल का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, वो ऑफ कोर्स बेटा मेरे साथ साथ पोस्टमार्टम करें। अगर आपको आईआईटी के अंदर टॉप की 1000 रैंक चाहिए तो बेटा फिर तो पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ेगा। बाकी बेटा ठीक है, पहले वाला तरीके से तुम्हारा मोस्ट लोगों का काम बन जाएगा। अब कोई बच्चा कह दे सर कि 3 फोर्स दिखाई दिए मुझे, नीचे की तरफ mg दिखाई दिया, N1 ऐसे दिखाई दिया, N2 ऐसे दिखाई दिया, और 3 फोर्स हैं और तीनों का सम 0 है, तो सर यहां पर तो बड़े आराम से लामीज थ्योरम लग सकती है। हाँ बेटा बिल्कुल लग सकती है। सर लामीज थ्योरम लगा दूं? बिल्कुल लगा दो, आंसर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। लामीज थ्योरम के लिए मैं हल्का सा डायग्राम और बड़े बना देता हूं। ये mg, ये N1, ये N2, इन दोनों के बीच में एंगल है, चेक कर लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा। ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस बीटा है। ये एंगल ऑफ कोर्स मेरे पास आएगा 180 माइनस बीटा। टोटल एंगल बेटा 180 था, तो ये वाला एंगल मेरे पास आएगा 180 माइनस अल्फा। मुझे ऐसा लगता है कि लामीज थ्योरम से तो यू आंसर आ जाएगा। क्या कहती है लामीज थ्योरम? लामीज थ्योरम कहती है mg अपॉन साइन ऑफ, इसके साथ वाला एंगल नहीं, सामने वाला एंगल, शुड बी इक्वल टू N1 अपॉन, इसके साथ वाला एंगल नहीं, सामने वाला एंगल, साइन 180 माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू N2 डिवाइड बाई साथ वाला एंगल नहीं, सामने वाला एंगल, साइन 180 माइनस अल्फा। हमारे पास आ गया है mg अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू N1। बेटा साइन 180 माइनस बीटा इज ऑफ कोर्स साइन बीटा, N2 साइन 180 माइनस अल्फा इज बेटा ऑफ कोर्स साइन अल्फा। ले बेटा N1 की वैल्यू आ गई है mg साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, N2 की वैल्यू आ गई है mg साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। बेटा क्या हम यही आंसर्स पहले निकाल चुके थे क्या? ऑफ कोर्स बेटा हम N1 N2 के वही आंसर्स तो पहले से निकाल चुके हैं। हमने खूब बढ़िया से लामीज थ्योरम का यूज करके बड़े आराम से आंसर निकाल दिया। लेकिन लामीज थ्योरम बेटा सिर्फ कब लगती है? जब ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल कब बनता है? जब 3 ही फोर्स हो और तीनों का सम मिलाकर क्या हो? 0। अदरवाइज बेटा लामीज थ्योरम हमारी बड़ा अदरवाइज हमारे लामीज थ्योरम इतनी काम की नहीं। ठीक है, आगे चलें। लेकिन अगेन बेटा मैं इसमें थोड़ी सी बातें और डिस्कस करना चाहता हूं। जो भी हमारा पिछला सवाल था मैं उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, है ना। और मैं उससे एक लास्ट तरीका और सिखाना चाहता हूं, और ये तरीका सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के हिसाब से ही है। ठीक है, तो सुनिएगा बेटा, क्या सिचुएशन है, क्या कहानी है, आराम से इत्मीनान से सारी की सारी बात को देखिएगा। बेटा ये आपके पास हॉरिजॉन्टल और ये आपके पास बेटा कोई ना कोई इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है बेटा ये 30 है। ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है बेटा ये 45 है। इन दोनों के बीच में बेटा एक बॉल फंसी हुई है। मैंने बेटा सिर्फ पिछला सवाल ही वापस से रिपीट किया है, मैंने कुछ नया काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज दे दी इस बार, और कुछ नहीं है। ऐसे ये आपके पास बेटा कोई ना कोई बॉल है। इस बॉल का मैं मास एक बार के लिए 10 kg ले रहा हूँ। सवाल में गिवन है कि इस बॉल का जो मास है वो आपके पास 10 kg। ठीक है ना, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल।
बॉल पर इंक्लाइन प्लेन ने कितने कितने नॉर्मल फोर्स लगाए वो निकालो, और आपको अगर बड़े आराम से सारा का सारा आंसर आ जाएगा। चाहे लामीज थ्योरम लगाओ, चाहे है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ, हर तरीके से बड़े आराम से आंसर आ जाएंगे। और इवन हम चाहें तो हमने जो आंसर पिछले वाले सवाल में निकाल रखे थे उनको अप्लाई वापस से कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। इस वाले ब्लॉक ने इस वाले इंक्लाइन प्लेन ने जरूर कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाया होगा। इस नॉर्मल फोर्स को मैं एक बार के लिए N1 कह रहा हूँ। इसका वर्टिकल से जो एंगल है बेटा दिस विल बी ऑफ कोर्स 30 डिग्री। इस इंक्लाइन प्लेन ने भी कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगाया होगा ऐसे, और ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा, इस नॉर्मल फोर्स का वर्टिकल से जो एंगल आएगा दिस विल बी 45, दिस एंगल विल 45, दिस विल बी ऑफ कोर्स N2। ठीक है बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं तो नीचे की तरफ ऑफ कोर्स आपका mg है, इस तरफ आपका बेटा N1 है, इस तरफ आपका N2 है। दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा कितना 75 है, 75 है ना। ये वाला जो एंगल हुआ बेटा ये आपका ऑफ कोर्स 135 हुआ। बेटा 135 कैसे, टोटल आपका बेटा वर्टिकल से 180 था, उसमें से 45 ये तो ये 135, ये एंगल ऑफ कोर्स बेटा आपका 150 हुआ। mg की वैल्यू बेटा, इसका मास मुझे दे रखा है 10, तो mg कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। सीधा ही लामीज थ्योरम लगाते मेरा आंसर आ जाएगा कि mg दैट इज 100 न्यूटन अपॉन साइन 75 शुड बी इक्वल टू N1 अपॉन साइन 135 शुड बी इक्वल टू N2 अपॉन साइन 150। हमारे पास बड़ा आ गया 100, बड़ा साइन 75 मैं याद कर चुका हूँ √3 - 1, सो बड़ा √3 + 1 अपॉन 2√2। साइन 135 इज ऑफ कोर्स बड़ा 1 अपॉन √2। साइन 150 था बड़ा 150, साइन 150 इज बड़ा आई थिंक हाफ, so that comes out to be N2 अपॉन बड़ा हाफ। इससे हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि N1 की वैल्यू आ गई है बड़ा, N1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 कैंसिल, दैट इज 200 अपॉन √3 + 1 और इतने न्यूटन ऑफ कोर्स। और N2 की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, 100 √2 अपॉन √3 + 1 ऑफ कोर्स न्यूटन। ये आंसर्स आ चुके हैं। हम सीधे पिछले वाले सवाल में अगर फॉर्मूला वैल्यूज रखते हैं तब भी हमारा आंसर एग्जैक्टली यही आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऑफ कोर्स बेटा मैं तो कुछ नई चीज़ सिखाने के चक्कर में तो सारा काम करना था, तो उस नई चीज़ पे आते हैं कि वो नई चीज़ क्या है। मैं फिर से बोल दूं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल की ही बातें हैं, एडवांस और ओलंपियाड लेवल की बातें हैं। बाकी आपका आंसर आ चुका है, चाहे तो आप आगे निकल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुरा थोड़ी मान जाऊंगा। नीचे की तरफ सबसे पहले 100 न्यूटन का mg। ठीक है बेटा, जो आपका वर्टिकल है, जो आपका वर्टिकल है वहां से एंगल 30 डिग्री पे N1 है, और एंगल 45 पे आपका N2 है। हमारा आंसर आ चुका है। मतलब सिर्फ और सिर्फ उस आंसर को सोचने का एक नया तरीका बता रहा हूं कि मेरे बच्चे मेरे साथ एग्जैक्टली उस तरीके से सोचें समझें, शायद मेरे बच्चे फोड़ पाए। मैं कह रहा हूं वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो करने से, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो करने से आंसर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अप्लाई करो न्यूटन्स लॉ अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू N1। N1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींचो और उस लाइन के अलोंग बेटा तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। N1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींचो और उस लाइन के अलोंग तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ, देखो क्या आता है। मेरे ख्याल से कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, हालांकि आंसर तो वही आएगा, सिचुएशन इंटरेस्टिंग आएगी। तो N1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग बेटा मैं एक लाइन खींचता हूं। लाइन विल लुक लाइक दिस।
दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू N1। तो मुझे सवाल में बोल रखा है कि ये वाला एंगल है 90। बस ध्यान देना, ये 30, ये 90, तो मेरे प्यारे वाले बच्चों ये कितना आ गया 60। ठीक है ना, यहां से यहां तक टोटल 90 था, ये 75 हो गया, तो ये ऑफ कोर्स बड़ा कितना हो गया 15 डिग्री। ये कितना हो गया 15 डिग्री। सो सर व्हाट्स द प्लान? मेरा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन लगाने का मन है इस लाइन के लॉन्ग। देखो बेटा, इस लाइन के लॉन्ग कौन से फोर्सेस हैं? N1 का तो इस लाइन के लॉन्ग कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि N1 तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन के लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ दो ही जन कंपोनेंट आ रहे हैं। किस किस के? mg का कंपोनेंट आएगा इस लाइन के लॉन्ग। कितना? mg का, ये वाला एंगल 60 है, तो 60 की तरफ ऑफ कोर्स mg का cos 60, दैट इज 100 cos 60 इज हाफ, दैट कम्स आउट टू बी 50 न्यूटन। और इस लाइन के लॉन्ग एक जने का और कंपोनेंट आएगा, N1 का तो नहीं सकता, N2 का आएगा। N2 का आएगा, ये वाला एंगल है 15, तो N2 का cos 15। तो आप कहोगे कि इस तरफ आएगा N2 का cos 15। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में होना जरूरी थोड़ी है। बॉल तो रेस्ट पे है, बॉल तो रेस्ट पे, तो इक्विलिब्रियम पे तो हर डायरेक्शन में है, तो इस तरफ भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और इस तरफ भी अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। और एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि N2 का cos 15 डिग्री शुड बी इक्वल टू mg का ये वाला कंपोनेंट mg का cos 60। मेरे पास वैल्यू आ गई है N2 शुड बी इक्वल टू 50 अपॉन cos 15। बेटा cos 15 इज √3 + 1 अपॉन 2√2। आई थिंक आंसर कम्स आउट टू बी 100 √2 अपॉन √3 + 1। N2 की बेटा वैल्यू आ गई है। चेक करना बेटा, क्या हम N2 की वैल्यू यही निकाल के बैठे थे, कुछ और निकाल के बैठे थे? ओह, यही निकाल के बैठे थे। मचा दिया अपन ने, बढ़िया मचा दी। आई होप कि बेटा तुम समझ गए इस बात को। चलो एक बात मैं और सिखाता हूं, सुनो वापस से बेटा। ये आपका m मास का 10 kg का ब्लॉक, नीचे की तरफ बेटा आपका 100 न्यूटन था। ठीक है बेटा, ये आपका वर्टिकल था। N1 जो था वह ऐसे लग रहा था। अच्छी बात है बेटा, ये आपका N1 था, और N1 का ये वाला एंगल कितना था 30। इसी तरह से आपके पास एक फोर्स और था, दैट वाज N2, और इसका एंगल था आपके पास 45। अब मुझे आंसर वही चाहिए, लेकिन मैं उसको सवाल की फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड यू विल लाइक इट। जिस बच्चे का दिमाग बढ़िया काम करता है वो समझ जाएगा कि सर क्या चाहते हैं आज। अप्लाई न्यूटन्स लॉ along a line perpendicular to N2। N2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने की डिमांड आई है, तो लगा देंगे। हमें तो हर डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो लगा देंगे। हम तो तैयार बैठे हैं लगाने के लिए, और हमारा आंसर मैच कर जाएगा। हमें कोई खास इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, मैंने सबसे पहले एक लाइन खींची N2 के परपेंडिकुलर। ये ले बेटा, ये मैंने लाइन खींची है N2 के परपेंडिकुलर। यहां से ना टोटल एंगल 90 होना चाहिए, 75 ये है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 15। ये लाइन थोड़ा ठीक है, ये लाइन थोड़ा ठीक है। यहां से अंदर का टोटल एंगल है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी मेरे प्यारे बच्चों कितना होना चाहिए 45। ऑफ कोर्स बेटा, ये 45, ये 90, तो ये कितना 45। अब सवाल में हम जानते हैं कि बॉल तो फंसी हुई है दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बीच में। अगर फंसी हुई तो नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो थोड़ी है। नेट फोर्स तो हर डायरेक्शन में जीरो है, और नेट फोर्स अगर हर डायरेक्शन में जीरो है तो इस डायरेक्शन के अलोंग भी तो नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। लेकिन सर इस तरफ फोर्स कौन से लग रहे हैं? इस तरफ N2 का तो कोई कंपोनेंट है नहीं,
क्योंकि N2 तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो किस किस के कंपोनेंट है? दो जनों के। mg का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा बेटा दैट विल बी 100 का cos 45, और n1 का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स n1 का cos 15। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन लॉन्ग नेट फोर्स 0 हो, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सिंपल, सोचना क्या इसमें। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि n1 का cos 15 डिग्री शुड बी इक्वल टू 100 का cos 45 डिग्री। मेरे पास n1 की वैल्यू आ गई 100, cos 15 इज 1/√2, cos 15 बेटा कितना होता है? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, बेटा √2 कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 200 अपॉन √3 प्लस 1। बेटा चेक कर सकते हो कि आपके n1 की जो वैल्यू है बेटा एग्जैक्टली यही आई थी। कहाँ गया? 4। तो मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात से कन्विंस किया है कि जैसा आपका मन हो वैसे सॉल्व करो, आपका हमेशा काम बड़े आराम से बनेगा। एंड आई नो दैट कि मैंने थोड़ा सवाल को कॉम्प्लिकेट किया है और आंसर तो बड़े आराम से आ रहे थे, लेकिन अगेन तुम जानते हो कि हमारा एम कभी भी आंसर लाना नहीं था। हमारा एम हमेशा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना था, बातें सीखनी थी, और बातें सीखते सीखते बेटा मेरे ख्याल से हमारा काफ़ी हद तक काम तो बन ही गया है। तो चलिए बच्चों, एक सवाल और, बेटा ये वाला सवाल शीट के अंदर भी है, आप भी कर लो। सवाल है बेटा, अच्छा है सवाल है ना, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हो, इसमें कोई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बातें एक बार नहीं है, आप चाहो बेटा जैसे सवाल कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और दो इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, एक इंक्लाइंड प्लेन तो बेटा ये रहा, इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल है अल्फा, और एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन और है बेटा, अरे सॉरी, एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन बेटा और है ऐसे। इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल है बीटा। दीज आर टू इंक्लाइंड प्लेन्स। इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में बड़ा एक स्फेरिकल बॉल है ना, वो फंसी हुई है। इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में एक बड़ा स्फेरिकल बॉल फंसी हुई है। ऐसे ऐसे बड़ा स्फेरिकल बॉल फंसी हुई है। ठीक है, कलरफुल कर दिया। ठीक है, अच्छा, इस बॉल का जो मास है वो मेरे बच्चों m है, फंसी हुई है, तो ऑफ कोर्स बड़ा ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, कहीं नहीं जा रही। फाइंड नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल पर नॉर्मल फोर्सेस बताओ। नॉर्मल फोर्सेस मतलब दोनों इंक्लाइंड प्लेन ने कितने नॉर्मल फोर्स इस बॉल पर लगाए हैं वो बताओ। इतना सा बेटा आपका काम है और कोई बेटा काम ही नहीं। ठीक, चलिए बेटा करते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए आसान सा सवाल है, बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से हम सारा का सारा काम निपटा सकते हैं। सबसे पहले बेटा सारे के सारे फोर्सेस दिखाते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ mg होना ही था। इस इंक्लाइंड प्लेन ने इस बॉल को पुश किया होगा, पक्का किया होगा। जिस फोर्स से पुश किया होगा उसको मैंने बोल दिया है n1। यही नहीं, मैं एक बात और बोल सकता हूं कि अगर इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है तो इस नॉर्मल का इस नॉर्मल फोर्स का वर्टिकल से एंगल भी कितना होगा? अल्फा। फेयर इनफ। इस इंक्लाइंड प्लेन ने पुल तो कर नहीं सकता, इंक्लाइंड प्लेन पुल थोड़ी करेगा, इंक्लाइंड प्लेन तो सिर्फ पुश करेगा। ये इंक्लाइंड प्लेन भी बॉल को जरूर पुश कर रहा होगा,
कितने फोर्स से पुश कर रहा होगा। लेट्स से इस इंक्लाइंड प्लेन ने इस बॉल को पुश किया किसी न किसी फोर्स, लेट्स से N2 से। सर ये सारे के सारे पुश आप सेंटर से गुजरते हुए क्यों दिखा रहे हो? बेटा वो इसलिए क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि नॉर्मल फोर्स किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली ऑब्जेक्ट पर हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा, हमने पढ़ रखा है। आप ज्योमेट्री लगाना चाहो ज्योमेट्री लगा लो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट बोलने के मूड में हूं कि इस इंक्लाइंड प्लेन का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा है तो इस इंक्लाइंड प्लेन ने जो नॉर्मल लगाया है उसका वर्टिकल से एंगल भी बीटा आएगा। मैं फिर से बोलूं इस बात को? अच्छा इतनी जिद कर रहे हो, फिर से बोलता हूं। इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर बीटा है तो इस इंक्लाइंड प्लेन ने जो नॉर्मल लगाया है उसका वर्टिकल से एंगल बीटा है। बस इस बार बड़ा इतना सा फर्क पड़ गया कि नॉर्मल जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर तुम कहोगे तो बेटा मैं एक बार आपको अलग से ज्योमेट्री समझा सकता हूं। सुनना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है? बीटा। ये रही बेटा आपकी बॉल पर इसने फोर्स लगाया ऐसे, ये है आपका N2। ये मैंने हॉरिजॉन्टल के ऐसे एक लाइन खींच दी, ये वाला एंगल बीटा तो ये वाला एंगल बीटा। ये जो भी फोर्स लगेगा ये सरफेस के कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल अगर बीटा तो बेटा पक्की बात है कि ये वाला एंगल मेरे पास कितना आएगा? 90 माइनस बीटा। इस नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर 90 माइनस बीटा है तो वर्टिकल से एंगल कितना होगा? बीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच टोटल एंगल तो 90 होता है। तो मेरे बच्चे समझ गए कि ठीक है सर लगा सकते हैं। अब तो कुछ खास बचता ही नहीं मामला। चलो ये रही बेटा आपकी बॉल। कौन से फोर्सेस? सबसे पहले नीचे की तरफ mg, मैं दो लाइन खींच दूं बेटा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी आपकी वर्टिकल लाइन। कौन से फोर्सेस? सबसे पहले नीचे की तरफ mg, और कौन से फोर्स? N1 लग रहा है ऐसे, ये एंगल कितना है? अल्फा। इसी तरह से N2 लग रहा है ऐसे, और ये वाला एंगल आपका बीटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। कुछ दिमाग ना लगाना चाहो तो आपको अगर इक्विलिब्रियम है तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक लाइन मतलब दो लाइन में आंसर आ जाएगा। एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक लाइन वर्टिकल, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। लामीज थ्योरम लगाना चाहो लगा सकते हो, उससे और जल्दी आ जाएगा। चलो सबसे कर देते हैं। सबसे पहले बेटा कंपोनेंट्स करते हैं बेटा। कंपोनेंट्स यहां पर दिखाऊं नीचे की। अब बेटा इतना अच्छा डायग्राम वापस से नहीं बनाऊंगा, ठीक है। mg हो गया, N1 के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला एंगल है अल्फा, तो इस तरफ तो कॉस अल्फा, इस तरफ साइन अल्फा। ये है N1 का कॉस अल्फा, ये है N1 का साइन अल्फा। N2 ये वाला एंगल है बीटा, तो इस तरफ कॉस बीटा, इस तरफ साइन बीटा। नीचे की तरफ आएगा N2 का कॉस बीटा, तो बेटा नीचे दो हो गए, mg हो गया और N2 कॉस बीटा, तो दोनों को ऐड कर दिया। और इस तरफ मेरे पास आएगा ऑफ कोर्स N2 का साइन बीटा। हम क्या चाहते हैं? अरे भाई हम तो इक्विलिब्रियम चाहते हैं, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स। और जैसे मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया, मैं कहूंगा कि N1 का कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू mg प्लस N2 का कॉस बीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स, N1 का साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू N2 का साइन बीटा। अब बेटा वैसे तो मुझे छोड़ देना चाहिए आपके लिए कि आप लोग कर ही लोगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मेरे बच्चे तो सोल्व करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे घर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि सर थोड़ा तो कर दो। चलो कर देता हूँ। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, N1 को उड़ाओगे N2 आ जाएगा, N2 को उड़ाओगे N1 आ जाएगा। चलो मैं उड़ा देता हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन में N1 cos अल्फा ठीक है, mg भी ठीक है। इस N2 को मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? N1 साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। N2 को लिख दिया मैंने N1 साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा।
टाइम्स कॉस बीटा। n1 तो ठीक है बेटा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा शुड बी इक्वल टू mg। मैं थोड़ा यहां कर दूं सोल्व। मेरे पास आ गया n1, ठीक है, ब्रैकेट में आ गया कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा शुड बी इक्वल टू mg। बेटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये तो साइन बीटा माइनस अल्फा है, तो आप कह सकते हो कि n1 साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू mg। तो n1 की मेरे पास वैल्यू आ गई है mg साइन बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। इस n1 को उठा के यहां रख दो तो n2 आ जाएगा। n2 की बड़ा वैल्यू आएगी mg साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। आपका n1 भी आ गया, n2 भी आ गया, अपन ने बड़ा बिल्कुल बढ़िया मचा दी है। ठीक है ना, बढ़िया कर दिया अपन ने, n1 n2 दोनों सॉल्व कर लिया। वो अलग बात है कि कोई बच्चा जिद करेगा कि सर लामीज थ्योरम से कर दो, बड़ा लामीज थ्योरम से तो और आंसर आसान हो जाएगा। और चलो ठीक है, लामीज थ्योरम से बड़ा आंसर तो आ ही जाएगा। लामीज थ्योरम सेज दैट, पहले बड़ा एफबीडी बनाओ, कौन से फोर्सेस हैं, mg ऐसे हैं, वर्टिकल ऐसे हैं, n1 ऐसे हैं, बड़ा ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये आपका n2 है और ये वाला एंगल आपका बीटा है। ऐसे है ना, ऐसे ना, ठीक। देखो बेटा ये एंगल कितना हो गया 90, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस बीटा, मेरे काम आएंगे बेटा एंगल। ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल मेरे पास हो जाएगा ऑफ कोर्स 180 माइनस अल्फा। मैं डायग्राम बेटा ऑपोजिट बना रहा हूं। mg है ऐसे, n1 है ऐसे और n2 है ऐसे। ये वाला एंगल बीटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वाला एंगल आ जाएगा बेटा 180 माइनस बीटा माइनस अल्फा। बेटा ठीक है ना, ये टोटल एंगल बेटा आपको नजर आ गया। ये हो गया बेटा 180 प्लस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा माइनस अल्फा लिखते हैं। नाउ व्हाट डज लामीज थ्योरम सेज? बेटा लामीज थ्योरम क्या कहती है हमें? लामीज थ्योरम कहती है mg अपॉन साइन ऑफ इसके सामने वाला एंगल, साथ वाला एंगल नहीं, सामने वाला एंगल, साइन 180 माइनस बीटा माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू n1 अपॉन साइन बीटा, n2 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। और हमारे पास बेटा मेरे ख्याल से बड़े आराम से आंसर आ जाएगा mg बेटा साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज साइन बीटा माइनस अल्फा should be equal to n1 अपॉन साइन बीटा, n2 बेटा साइन 180 माइनस अल्फा इज ऑफ कोर्स साइन अल्फा। ठीक है ना, साइन बीटा ऊपर जाएगा, साइन अल्फा ऊपर जाएगा, तो n1 और n2 की वैल्यूज वही आ जाएंगी जो हम पहले से निकाल चुके थे। ठीक है बच्चों, कोई इतना बड़ा टास्क ये था नहीं, बड़े आराम से बनने वाली चीजें थी। अगेन हमने जितना काम किया, मैं जानता हूं कि सारा का सारा काम जो मैंने टाइम समय लिया है उसके 1/2 1/3 टाइम में सारे के सारे सवाल हम कर सकते थे। सवालों को करना इंपॉर्टेंट नहीं था, सवालों के थ्रू सारी सारी बातें सीखने हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप सारी की सारी बातें समझ भी गए होंगे। चलो
आगे चलते हैं।